अगेन वी मेट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन सारे आपको नहीं पढ़ने, कुछ मेन हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पहले समझ लेते हैं। तो हमको टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फिजन की बात करेंगे, और फिजन आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो फिजन की बात करेंगे, उसमें हम फिजन के 2 टाइप्स देखेंगे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में हम अमीबा का एग्जांपल लेंगे। प्लाज्मोडियम आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 10 में, बट एक बार दिमाग में रखने के लिए, थोड़ा इजी समझने के लिए, तो प्लाज्मोडियम को भी देखेंगे। बाइनरी फिजन में हम बाइनरी फिजन की 3 टाइप्स देखेंगे। सिंपल बाइनरी फिजन जिसमें अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे, अगेन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जिसमें हम पैरामीशियम का एग्जाम्पल लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जिसमें हम यूग्लिना का एग्जाम्पल लेंगे। तीनों की तीनों ये प्रोटोजोन है। सो ये आप 11th में पढ़ भी चुके हो। नेक्स्ट बात करेंगे बडिंग की। बडिंग अभी तक जब आप पढ़ते आए हो तो बडिंग का मतलब जो आया है वो ये आया है कि बडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होता है। मतलब आप एक्सटर्नल बड के बारे में पढ़े हो, इंटरनल बड के बारे में कभी भी नहीं पढ़े हो। तो इस बार हम इंटरनल बड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये है 12th में, जिसमें इंटरनल बड जनरली देखने में मिलता है स्पॉन्जेस में, और स्पॉन्जेस में एक स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला जिसका एग्जाम्पल लेंगे। एक्सटर्नल बड में हाइड्रा जो कि बहुत कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन जिसको इंसिस्टमेंट भी बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमें स्पेसिफिकली अगर अमीबा की बात करें तो उसमें देखने को मिलता है। तो हम इंसिस्टेशन को देखेंगे अमीबा में, उसकी बात होगी। नेक्स्ट बात करेंगे स्पोर्युलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के नाम से आप अभी तक पढ़ते आए हो। स्पोर्युलेशन बोला गया है एनसीईआरटी में इसको। तो स्पोर्युलेशन में क्या होता है, स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, बट एनसीईआरटी सिर्फ 2 तरह के स्पोर्स को बता रही है। पहला है आपका कोनिडिया और दूसरा है आपका जूस्पोर्स। ठीक है, कोनिडिया या कोनिडियम भी बोलते हैं। तो स्पोर्युलेशन में अगेन हम अमीबा का एग्जांपल लेंगे, और स्पोर्स को डिफाइन करने के लिए एनसीईआरटी में जूस्पोर्स का भी एग्जांपल दिया, कोनिडिया का भी दिया है, या पेनिसिलियम दिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। मैं भूल गई थी, बाद में लिखा है फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन को भी एक बार देख लेंगे। इजी है, ये सारे टाइप्स बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि स्पेसिफिकली आप जानते हो प्लांट्स में होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स का। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फिजन से। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब बात करेंगे फिजन के बारे में। फिजन में बात करेंगे सबसे पहले हम बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाई का मतलब ही होता है 2, ये सब जानते हो आप लोग, साइंस के स्टूडेंट हो। तो बाई का मतलब ही होता है 2, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक कर देना, कंप्लीटली ब्रेक कर देना। ठीक है, तो बाइनरी फिजन सिर्फ इतना ही नहीं कि 2 पार्ट में ब्रेक कर देना, ये एक और बात कहता है कि 2 पार्ट में ब्रेक तो करो, लेकिन इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये मान लो ये हाफ पार्ट ये अलग हो गया। अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे, क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, यहाँ इधर कैप है, इसका कुछ अलग ही दिख रहा है और इधर कुछ अलग ही दिख रहा है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। तो बाइनरी फिजन क्या कहता है? बाइनरी फिजन ये होता है, वो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पर 2 इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक पैरेंट 2 इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, और वो दोनों ही इंडिविजुअल जो होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। यही डेफिनेशन कहता है। द ऑर्गेनिज्म बॉडी स्प्लिट्स और डिवाइड, स्प्लिट होना है डिवाइड होना एक ही बात है, इन सच अ प्लेन, कुछ ऐसे प्लेन से डिवाइड हो कि 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स आर प्रोड्यूस, कि 2 इक्वल और आइडेंटिकल यानी कि जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल हाफ्स प्रोड्यूस हो। अब बाइनरी फिजन में भी 3 तरह के बाइनरी फिजन है, सिंपल है, ट्रांसवर्स है और लॉन्गिट्यूडनल है। सिंपल बाइनरी फिजन आपको वहां देखने को मिलेगा जो इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका शेप कुछ प्रॉपर नहीं होता। जैसे कि आप अमीबा की बात कर लो, अमीबा क्या है, हमेशा सूडोपोडिया बनता रहता है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है उसका, तो जिसकी वजह से उसकी शेप जो होता है प्रॉपर नहीं रह पाता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इस शेप चेंज करने की वजह से क्या होता है
एक प्रॉपर प्लेन नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल। तो जब भी इसकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का टाइम आता है, रिप्रोड्यूस करने का टाइम आता है, तो एक प्रॉपर प्लेन देखकर, इरेगुलर शेप होने के बावजूद एक प्रॉपर प्लेन देखकर इनमें डिवीजन होता है, और इसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल, कुछ भी ट्रांसवर्स या लॉन्ग, कोई प्लेन नहीं दिखता है यहाँ पर, ठीक। तो अगर हम बात करें तो हम पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे अमीबा की, बट एक दिमाग में रख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये तीनों ही जो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जिनकी मैंने बात की है, ये तीनों के तीनों ही आपके जो हैं वो प्रोटोजोन है, ठीक है। तीनों के तीनों ही प्रोटोजोन है। सॉरी, थोड़ी गर्मी है, ठीक है। तो तीनों के तीनों प्रोटोजोन है। अब बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा का एक बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल होता है। तो क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारी चीजें होंगी प्रोटोजोन में। आप जानते हो फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। हम मेन चीजों को लेकर बात करते हैं। होता क्या है कि ये जो अमीबा है, हम इसको पैरेंट अमीबा मानेंगे, क्योंकि भाई यही है जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा अपने जैसा। तो ये अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले इस अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, और ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा, 1 माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाते हैं ना। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा ना, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने साइड साइटोप्लाज्म लेगा, दोनों ही न्यूक्लियस, और क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब ये कैरियोकाइनेसिस फॉलोड होगा साइटोकाइनेसिस से, एंड देन हमको 2 प्यारे प्यारे डॉटर अमीबी सेल मिल जाएंगे, जिनकी साइज भी इक्वल होगी और जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी आइडेंटिकल होगा, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के, बोलते हैं ना आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा भाई बहन, वैसे ही हो जाएंगे। तो ये है हमारा सिंपल बाइनरी फिजन, जो कि आपको देखने को मिलेगा इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक। बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, पूरा चैप्टर ही इजी है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को समझाने के लिए मैंने एक्चुअली ये सारा कुछ मैंने पहले से इसीलिए बना दिया क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाता है बनाने में बहुत सारी चीजें, तो सिर्फ समझना रहेगा, ठीक। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करते हैं। ट्रांसवर्स में प्लेन क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्स। अब देखो ये कोई बॉडी है, ठीक, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है। अब मैं इस ऑर्गेनिज्म को, वेट मिनट, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं यूं काटती हूँ, ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसवर्स प्लेन। और अगर मैं इसको यूं इस तरीके से ऊपर से काटती हूँ, ठीक है, सेक्शन कट करती हूँ, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में अगर आप ट्रांसवर्स प्लेन से कट कर रहे हो तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से कट कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम को पहले देख लेते हैं, पैरामीशियम कैसा दिखता है। कुछ इस तरीके से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं इसको, चप्पल के जैसा, चप्पल देखा होगा आपने, चप्पल जैसा दिखता है, ठीक। तो स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। अब इसमें भी हम मेजर पार्ट देखते हैं। सिलिएटेड होता है, जैसे अमीबा में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो सूडोपोडिया होता है, वैसे ही अगर हम बात करेंगे पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो सीलिया होते हैं, इनकी पूरी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में एक अलग बात जो आपको देखने को मिलेगी पैरामीशियम में, जो आपको अमीबा और यूग्लिना में देखने को नहीं मिलेगी, वो ये कि इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, एक स्मॉल साइज न्यूक्लियस होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में, और मेन इसका एक पार्ट है साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स के काम बेसिकली अगर सिंपल बताएं तो उसका क्या काम होता है, साइटोफेरिंक्स फूड यानी एक वॉलफुल क्रिएट करता है ना, जैसे कि आप देखते हो बाल्टी में ऐसे से उंगली घुमा दो तो ऐसे नहीं वो टॉर्नेडो जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है, तो वैसा ही कुछ वो पूरा वॉलफुल क्रिएट हो जाता है। तो जो भी फूड पार्टिकल होते हैं पानी में वो अंदर की तरफ खिंचा जाते हैं, तो इस तरीके से ये अपना फूड ले लेते हैं, ठीक। ये साइटोफेरिंक्स तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब क्या होता है, ये जो
पैरामीशियम होता है ट्रांसवर्स डिवाइड होता है, यानी कि पहले तो भाई ऑब्वियस ही बात है दोनों ही माइक्रोन्यूक्लियस के भी दो पार्ट हो जाएंगे, माइक्रोन्यूक्लियस के भी दो पार्ट हो जाएंगे, माइटोटिक डिवीजन करेगा दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एंड साइटोफेरिंक्स भी दो बनेगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, तो साइटोफेरिंक्स भी दो बनेगा। तो कुछ इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे घुमा दी, मैंने ऐसे इसको घुमा दिया और यूं दिखाया। तो ये है पेरेंट पैरामीशियम जिसमें क्या डेवलप हो रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस देखो डिवाइड हो रहा है, ये है हमारा मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक, और ये हमारा माइक्रोन्यूक्लियस है भाई, ये भी डिवाइड हो रहा है। ये देखो हमारा साइटोफेरिंक्स है, ये भी दो हो गए हैं, और बीच में आप देख रहे हो ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये ट्रांसवर्स ही तो डिवीजन हो रहा है। ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद दो हमको डॉटर पैरामीशियम मिल जाएंगे जिसमें साइटोफेरिंक्स, माइक्रोन्यूक्लियस एंड अदर थिंग्स भी अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इजी है, दो इक्वल ऑर्गेनिज्म बने इक्वल साइज के और आइडेंटिकल, ठीक। लास्ट हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल मैंने अभी बताया ही आपको कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है वो ये होता है जहां पर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से जो है ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर लेता है। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर हमको दो फ्लैजिलम देखने को मिलते हैं। एक लार्ज फ्लैजिलम होता है जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है, और एक शॉर्ट फ्लैजिलम होता है जो यहाँ ये जो पिंक कलर का दिखाया मैंने, ये शॉर्ट फ्लैजिलम होता है। ये भी सेम काम करता है, साइटोफेरिंक्स की तरह व्हर्लपूल क्रिएट करता है जिससे फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, तो आप देखो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ये देखो यूं इस तरीके से प्लेन बननी शुरू हो गई। दो सबसे पहले क्या डिवाइड हुआ, सबसे पहले ऊपर का पोर्शन डिवाइड हुआ, ठीक है, फ्लैजिलम, एंड देन आप देख रहे होगा कि न्यूक्लियस भी जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये प्लेन जो है कुछ ज्यादा ही आगे तक बढ़ गई है और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, एंड फाइनली हमको क्या देखने को मिलेगा कि दो यूग्लिना सेल्स बन चुके हैं। लेकिन कैसे डिवाइड हुए हैं, इस तरीके से। अगर ट्रांसवर्स कब होता, जब ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब खुद सोचो, ट्रांसवर्स अगर हो जाता तो हाफ फ्लैजिलम वाला पार्ट अलग चला जाता, नीचे का पार्ट अलग चल जाता, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और बात, हम इसके बाद बडिंग, हाँ फिजन हमारा हो गया, ये मैंने पहले से ही मार्क कर दिया है, फिजन हमारा हो गया। अब हम बडिंग को समझेंगे, लेकिन बडिंग से पहले एक लाइन और जो एनसीईआरटी कहती है वो मैंने पहली वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ लेते, फिजन को पढ़ लेते। एनसीईआरटी कहता है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमॉर्टल हो, जो भाई जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, कोई अमर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर एनसीईआरटी ये बात कहता है कि एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को मारा नहीं जा सकता, मार सकते हैं हम लोग, बहुत सारे केमिकल और हीट मेथड के थ्रू नहीं मारते हैं, प्रोटोजोन को और बैक्टीरिया को मारते ही है। ये जो इमॉर्टल वाली बात सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए कहा गया है वो किस सेंस में कहा गया है उसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर अमीबा है, ये पेरेंट अमीबी है, पेरेंट अमीबा है, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर दो हमको अमीबी मिले, ठीक है, ये डॉटर अमीबी हो गए। एक बात बताओ, ये डॉटर अमीबी बन गए, भाई अच्छी बात है बन गए, पेरेंट अमीबी कहाँ गया, पेरेंट अमीबा जो था वो कहाँ गया, वो तो पता नहीं हमें कहाँ है। तो पेरेंट अमीबा को तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना। तो पेरेंट अमीबा एक्चुअल में उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है जब भी बाइनरी फिजन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, या मल्टीपल फिजन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो एक्चुअली में उसका एग्जिस्टेंस, उस ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस तो रहा नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो अमीबा है वो तो खत्म हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। मर जाता तो रिप्रोडक्शन करता नहीं ना, इसका मतलब वो मरा नहीं इन द सेंस कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसने अपने आप को चेंज कर दिया, नए में अपना रूप बदल दिया, नए को बना दिया। तो मरा नहीं लेकिन नया बना दिया। इट मीन्स कि उसका एग्जिस्टेंस तो नहीं है, उसने चेंज कर लिया अपने फॉर्म को, नए सेल्स को बनाकर, नए डॉटर्स
अमीबी को बनाकर, लेकिन वो मरा तो नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पर इमॉर्टल वर्ड्स यूज करते हैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। सेम पैरामीशियम में, सेम यूग्लिना में, समझ गए आप, ये बात दिमाग में रखना। इमॉर्टल से मतलब ये नहीं है कि अमर है, ये पेरेंट बच्चे भी पैदा कर देगा, बार बार बच्चे पैदा करता रहेगा, बार बार अपने डॉटर में भी देता रहेगा और ये पेरेंट अमर है, ये मरेगा नहीं। एक्चुअल में तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब हम बडिंग की बात करेंगे। बडिंग क्या होता है? बडिंग एक आउटग्रोथ होता है पेरेंट की बॉडी पर। ये बेसिकली बहुत लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें बर्ड की, तो इसमें भी दो तरह के बर्ड होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वो होते हैं जो बॉडी के बाहर लगे होते हैं, और इंटरनल वो जो होते हैं जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये बर्ड जो होते हैं अगर ये जब पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये खुद में एबल होते हैं पूरा का पूरा इंडिविजुअल, पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में। तो अब पहले एक्सटर्नल बर्ड की बात करें। एक्सटर्नल बर्ड में हम एग्जांपल हाइड्रा का लेंगे। हाइड्रा आप जानते हो, हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट है, बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं और छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। आप देख रहे हो कि एक छोटा सा आउटग्रोथ इस हाइड्रा में एक उभार सा निकला हुआ है। यही उभार डेवलप होता है और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इसमें टेंटेकल्स भी ग्रो होने लगे और ये एकदम पेरेंट बॉडी जैसा दिखने लगा, यानी पेरेंट हाइड्रा जैसा दिखने लगा है। और ये जब हाइड्रा ये जब डिटैच हो जाता है पेरेंट की बॉडी से, तो क्या बन जाता है, एक ये डिटैच हो गया और इस सबस्ट्रेटम पे आया और फिर ये नया हमारे पास हाइड्रा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी टाइप है। हम चलते हैं सीधा इंटरनल बर्ड पे। इंटरनल बर्ड जो है वो बेसिकली स्पॉन्जेस में देखा जाता है, कुछ अदर भी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, बट ज्यादातर हम स्पॉन्जेस में देखते हैं। स्पॉन्जेस पॉरीफेरा किंगडम आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में अगर, तो पॉरीफेरा किंगडम के अंदर स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पॉन्जिला का, कोई भी स्पॉन्ज का एक एग्जाम्पल ले सकते थे, स्पॉन्जिला का। अब होता क्या है, जो इंटरनल बर्ड बनते हैं स्पॉन्जेस में, उनको हम बोलते हैं गेम्यूल्स या जेम्यूल्स, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करो। ठीक है, गेम्यूल्स या जेम्यूल्स। ठीक है, ये जेम्यूल्स या गेम्यूल्स जो भी कहो, ये जो हैं ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। स्पॉन्जिला की अगर बात करें तो उनमें होता क्या है, अगर आपको याद हो स्पॉन्जेस के बारे में, याद होना बहुत जरूरी है, आप एक बार रिकॉल कर लेना अपना 11th का एनसीईआरटी बुक ओपन करके। तो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ अदर डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे, क्योंकि पॉलीफेरा जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें होता नहीं है ना, उनमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल ही होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, बट टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, टिश्यू लेवल पर वर्क नहीं होता उसमें, इसलिए उसमें कई सारे तरीके के सेल्स होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं एक ही सेल। ठीक है, तो आर्क्यूसाइट्स जो होते हैं, आर्क्यूसाइट्स एक सेल्स होते हैं। ये आर्क्यूसाइट सेल्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे आर्क्यूसाइट सेल जो होते हैं ये बॉल की तरह बना लेते हैं, छोटा सा बॉल, मास ऑफ सेल बनाते हैं। और ये आर्क्यूसाइट सेल जो होते हैं, ये जो मास ऑफ सेल बनाते हैं, सारा कुछ स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर होता है। अगर हम स्पॉन्ज की बॉडी की बात करें तो ये मान लो ये कोई स्पॉन्ज है, ये ठीक है, बहुत सारे स्पिक्यूल्स होते हैं इनकी बॉडी पे। अब इनको हम अंदर से काट के देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होती है, ये पूरा इधर सेल लगे होते हैं, इधर सेल लगे होते हैं, बीच बीच में पोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है अरेंजमेंट इनमें। ठीक, तो ये सारी बातें नहीं, तो इनकी बॉडी के अंदर जेम्यूल्स बनेंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, तो आर्क्यूसाइट सेल जो होते हैं ये मास ऑफ सेल बना लेते हैं, कुछ ऐसा बॉल जैसा। ठीक है, पूरा बॉल जैसा बन जाता है आर्क्यूसाइट सेल का। और फिर ये आर्क्यूसाइट सेल्स के चारों तरफ जो है वो अमीबोसाइट सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल सेल्स होते हैं, उसको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर इनसे सिक्रीशन होता है काइटिन का, और ये काइटिन एक पूरी लेयर, आप जानते हो काइटिन एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है, थोड़ी टफ लेयर हो जाती है। तो ये जो टफ लेयर होती है ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करने की कैपेसिटी रखती है। इस वजह से जेम्यूल्स जो है वो बेसिकली फॉर्म होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, यानी कि जब भी अगर इस अनफेवरेबल कंडीशन आई स्पॉन्जेस
मान लो मर गया, कुछ भी हो गया उनके साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गए, डेथ हो गई, तो इनके जो जेम्यूल्स होते हैं वो सेफ पर्पज में, क्योंकि वो उस कंडीशन में भी डाई नहीं होते, वो लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। अब ये जो काइटिन की लेयर बन जाती है, इस पर जो है वो स्पिक्यूल्स लग जाते हैं। स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्केरियस इन नेचर होते हैं। तो कैल्शियम आपको पता है टफ सब्सटेंस अगेन, जो कि अगर हम बात करें तो ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं स्पॉन्जिला में। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स का पूरा एक अरेंजमेंट लग जाता है, ठीक। तो इस तरह से एक बॉल जैसा एक टफ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गेम्यूल। अब ये जो गेम्यूल्स होते हैं, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये गेम्यूल्स फर्दर क्या डेवलप करेंगे, नया स्पॉन्जिला डेवलप कर देंगे, क्योंकि ये सरवाइव हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपने आप को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, देखो किस किस चीजों से इनको फायदा है, क्या फायदा नहीं, किस किस चीजों से इनको बचाव है। पहली चीज डेसिकेशन, डेसिकेशन से बचते हैं भाई। ड्राइंग आउट, डेसिकेशन मतलब ड्राई हो जाना, जैसे कोई चीज है अभी सूख गई, डिहाइड्रेशन हो गया, सब चला गया उसके सेल का साइटोप्लाज्म और सब, तो कैसे जिंदा रहेगा, मर जाएगा वो, डेफिनेटली मर जाएगा। तो डेसिकेशन से बचे रहते हैं भाई, इनको डेसिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ड्राई नहीं होते हैं ये। फ्रीजिंग, दूसरी बात ये भी है, तुमको फ्रिज में उठा के रख दो भाई, एक टाइम तक सरवाइव करोगे, उसके बाद तुम्हें भी लगेगा कि अरे अब क्या, अब तो हमको ठंडी लगने जमने लगेंगी, कुछ टाइम के बाद हम डेथ भी हो सकती है। तो फ्रीजिंग से भी ये बचे हैं, फ्रीजिंग का भी कुछ खास असर इन पे नहीं होता। नेक्स्ट है एनॉक्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एनॉक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें कम ऑक्सीजन दे दी जाए तो एक कुछ मिनट तक, आई थिंक, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस नहीं है ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहने की, हमारी डेथ हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की कंडीशन में भी ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। ये सारी कैपेसिटी जो है ये इसको ज्यादा एबल बनाती है अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बडिंग था, आई थिंक बडिंग भी हमारा जो हो गया वो डन हो गया। मैंने आपको मल्टीपल फिजन नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मल्टीपल फिजन को हम इंसिस्टेशन के साथ ही समझ लेंगे, बहुत छोटा सा है, आप पहले भी पढ़ चुके, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहती। नेक्स्ट हम इंसिस्टेशन पढ़ते हैं और इंसिस्टेशन के साथ मल्टीपल फिजन भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो अब आगे का पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं इंसिस्टेंट एंड मल्टीपल फिजन, मैंने बोला तो दोनों को एक साथ बताऊंगी, और स्पोरुलेशन, दोनों को पढ़ा कर खत्म करते हैं। थोड़ा सा और है, उसको फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी। इंसिस्टेंट क्या होता है कि ये कब होता है, पहले इतना समझो, ये कब होता है, किस केस में होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा क्या करते हैं, अमीबा अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, अमीबा अपने साइज में छोटे हो जाते हैं। कैसे होंगे, अपने साइटोप्लाज्म को कंडेंस कर लेते हैं, यानी गाढ़ा कर लेते हैं। उनका जब साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा भाई तो साइज छोटी हो जाती है आराम से, या साइज छोटी होगी तो साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा, दोनों एक दूसरे के हिसाब से, ठीक है। तो सिस्ट का फॉर्मेशन होना यही होता है, जब ये इस तरह से कंडेंस हो जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को बचाने के लिए, तो अमीबा क्या करते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइटोप्लाज्म भी कंडेंस हो जाता है, और फिर ये अपने चारों तरफ ट्राई लेयर्ड सिस्ट वॉल बनाते हैं, ट्राई लेयर्ड वॉल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट वॉल। ये प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर या सॉल्टी वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर है तो ऐसी कंडीशन में अमीबा मर जाएगा, तो सिस्ट वॉल बना लेते हैं। फर्दर क्या होता है, अब अमीबा क्या करे भाई, उसको पता है वो कभी ना कभी मर जाएगा, तो इस वजह से वो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। अब यहीं पर इसी को मल्टीपल फिजन कहेंगे, जब एक न्यूक्लियस मेनी माइटोटिक डिवीजन करके, सिंगल न्यूक्लियस एक से ज्यादा, मतलब एक माइटोटिक बाइंड्री में क्या हो रहा था, सिंगल माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, 2 सेल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत माइटोटिक डिवीजन होंगे, इतने माइटोटिक डिवीजन होंगे कि लगभग 500 से 600 यानी 500 to 600 न्यूक्लियाई बनेंगे। तो मैंने तो भाई 500-600 तो नहीं लिख सकते। सो ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोटिकली, मेनी माइटोटिक डिवीजन करेगा और 500 to 600 के समथिंग न्यूक्लियाई बनाएंगे जिनको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, और इसी को हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। जब एक न्यूक्लियस कई माइटोटिक डिवीजन करके नए न्यूक्लियाई बनाएगा
तो हम उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म अपने पास लेंगे, भाई जाहिर सी बात है, और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर वो एक स्मॉल अमीब्यूली, यानी कि एक पूरा अमीबा तो नहीं कहेंगे इनको, ये छोटे छोटे बहुत ही स्मॉलर साइज के, वैसे ही अमीबा हम आंख से नहीं देख सकते, तो आप सोच लो कि ये कितने ज्यादा छोटे साइज के होंगे। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सब अपने लिए थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, और एक कई सारे स्मॉल अमीब्यूली, जिसको सूडोपोडियोस्पोर्स भी कहते हैं, अमीब्यूली या सूडोपोडियोस्पोर्स, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में साफ साफ दोनों ही नाम दिया हुआ है, अमीब्यूली या सूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। ये अमीब्यूली या सूडोपोडियोस्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट वॉल रप्चर हो जाते हैं, और ये सूडोपोडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं, और देन ये यंग अमीबा में डेवलप हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम स्पोरुलेशन की बात करेंगे। स्पोरुलेशन में क्या होता है, बेसिकली सारे स्पीसीज जो हैं अमीबा के वो स्पोरुलेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं। कुछ स्पीसीज हैं अमीबा के जो जिनमें स्पोरुलेशन देखा जाता है। बेसिकली अगर आप स्पोरुलेशन की बात करो तो ये फंगस में देखने को मिलता है बहुत अच्छे से, बट फंगस को हम यहाँ डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो फंगस में नहीं है। नहीं तो अगर पूरा सिलेबस पूरा टाइम ही बीत जाएगा उसको पढ़ाने में ना, तो वो आप जब क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर ही है फंगस वगैरह पर। तो इस अमीबा में कैसे होता है स्पोरुलेशन, कुछ कुछ स्पीसीज अमीबा के ऐसे हैं जो स्पोरुलेशन करते हैं। होता क्या है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अनफेवरेबल में, कुछ ऐसे हैं जो अनफेवरेबल में करते, कुछ फेवरेबल में करते, जिनको जैसा ठीक लगता है, जिस कंडीशन में ठीक लगता है उनके अकॉर्डिंग वो उस हिसाब से स्पोरुलेशन करते हैं। होता क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो कई सारे क्रोमेटिन की रेप्लिका बना लेता है, रेप्लिकेशन कर लेता है, और बहुत सारे डीएनए यानी क्रोमेटिन बन जाते हैं, क्रोमेटिन की बहुत सारी कॉपी बन जाती है, बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं क्रोमेटिन के, और ये न्यूक्लियस क्या करता है, फट जाता है, रप्चर कर जाता है। जब न्यूक्लियस फटता है तो सारे के सारे क्रोमेटिन ब्लॉक्स जो है वो आप देख लो, सारे के सारे क्रोमेटिन ब्लॉक्स जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गए। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करने लगेंगे। फर्दर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये जो क्रोमेटिन ब्लॉक्स हैं ये अपने चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, एंड फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो बन जाएगी। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी तो हम इसको अब न्यूक्लियाई कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये न्यूक्लियाई आगे चल के क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म, सब सारे के सारे न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर अपना एक कंप्लीट सेल बनाने के चक्कर में हो जाएंगे कि हम सेल बन जाए, इस तरीके से जैसे कि यहाँ देखने को मिला था। बट यहाँ मल्टीपल फिजन हुआ था, यहाँ मल्टीपल फिजन नहीं है क्योंकि यहाँ क्रोमेटिन ब्लॉक्स बने हैं। मल्टीपल फिजन कब होता है, जब प्रॉपरली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब ये साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा लेंगे, और देखने को क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनकी जो साइटोप्लाज्म जो ये लेते हैं, इनके साइटोप्लाज्म की जो आउटर वाली लेयर है, यानी कि भाई ये मान लो कि न्यूक्लियाई है, इसने साइटोप्लाज्म लिया, तो ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ले लिया इसने, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड है वो इनर वाली मेम्ब्रेन हुई, साइटोप्लाज्म की जो बाहर है वो आउटर है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म की, ये काफी टफ हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, काफी रिजिड हो जाएगी, टफ हो जाएगी। और जब इस तरह से टफ आउटर साइटोप्लाज्म बन जाएगा तब हम इनको कहेंगे स्पोर्स, और ये जो टफ मेम्ब्रेन बनी है साइटोप्लाज्म की, इसको हम बोलेंगे स्पोर मेम्ब्रेन, इसे हम बोलेंगे स्पोर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हमारा हो गया, इसको हम बोलेंगे स्पोर, इस पूरे को हम बोलेंगे स्पोर। बात समझ में आई। फर्दर क्या होगा, ये जो पेरेंट के बॉडी का जो मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेट हो जाएगा, और सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो वाटर में फ्रीली मूव करने लगेंगे, और जब भी कंडीशन उनको ठीक लगेगी, उनके अकॉर्डिंग होगी, वो वापस से एक नए अमीबा को फॉर्म कर देंगे, यंग अमीबा बन जाएगा। तो ये बेसिकली स्पोरुलेशन है। अब हम लोग बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ स्पोर जो कि एनसीईआरटी में दिया है, जो स्पोर और कोनिडियम। चलिए बात करते हैं स्पोर्स के बारे में, ठीक। तो स्पोर्स जैसा कि एनसीईआरटी ने कहा 2 तरह का स्पोर्स, इसके अलावा और भी तरह के स्पोर्स होते हैं जो कि हम वेरी कॉमन इन फंगस, अगेन मैंने बोला था स्पोरुलेशन बहुत कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंगी में। तो वहाँ पर आपको एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स,
बहुत सारे तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्स में यहाँ पर दो तरह के स्पोर्स दिए हैं, जू स्पोर्स एंड कोनिडिया और कोनिडियम भी बोलते हैं, वो दोनों ही बोल सकते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनमें जो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लैजिलम। ठीक है, अब यहाँ पर भी फ्लैजिलम की भी बात आती है, या तो एक फ्लैजिलम होगा या दो फ्लैजिलम होंगे। तो अगर सिंगल फ्लैजिला है तो हम यूनिफ्लैजिलेट बोलेंगे, दो फ्लैजिला है तो बाईफ्लैजिलेट बोलेंगे। यूनिफ्लैजिलेट के लिए एग्जांपल जैसे सिनकाइट्रियम, अगेन अ फंगस। सिनकाइट्रियम एक फंगस है जहां पर जो उसके जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर बाईफ्लैजिलेट की बात करें तो सैप्रोलैग्निया भी फंगस है। सैप्रोलैग्निया में जो है वो बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर निकलता है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से इस दो फ्लैजिलम बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो जू स्पोर्स जो है वो बेसिकली फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये नहीं डेवलप होते हैं। इट मीन्स कि इस तरह से जब जू स्पोर बनने का टाइम आता है तो उस टाइम में जब फेवरेबल कंडीशन होती है तभी ये फंगस जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जहां पर जू स्पोर बनता है इस तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया जस्ट अपोजिट है, नॉन मोटाइल है, इसमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता और ये अटैच होते हैं कोनिडियोफोर से। पेनिसिलियम का डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर हम समझते हैं इसको तो कुछ इस तरीके का है, मैं एक बना रही हूं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये हो गया आपका कोनिडियोफोर। ठीक, ये है कोनिडियोफोर और यहां पर अटैच होते हैं कोनिडिया। तो पेनिसिलियम में आपने देखा बहुत सारे कोनिडिया अटैच है, ये पूरा चेन बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब चेन के फॉर्म में कहीं कहीं पर हम देखते हैं कोनिडियोफोर पे जो कोनिडिया है वो चेन के फॉर्म में लगा होता है, बहुत सारे लगे होते हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो वो पेनिसिलियम है। लेकिन कहीं कहीं पर सिंगल लगा होता है, यानी एक ही कोनिडिया लगा होगा, एक कोनिडियोफोर पे एक ही कोनिडिया लगा होगा, सिर्फ सिंगल कोनिडिया लगा होगा। ये केस हमको पाइथियम में देखने को मिलता है। पाइथियम भी एक फंगस है जहां पर हमको सिर्फ सिंगल कोनिडिया लगा हुआ मिलता है, चेन के फॉर्म में नहीं मिलता है। लेकिन पेनिसिलियम में आप देख रहे होगे डायग्राम में कि वो चेन के फॉर्म में लगा हुआ है। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बोर्ड में भी आ जाता है और एक नीट के पर्पज से भी जू स्पोर और कोनिडिया दिमाग में होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, बाईफ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट और चेन के फॉर्म में, और विदाउट चेन सिंगल भी है तो उसका भी एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये चैप्टर नहीं, एक्चुअली ये वीडियो लास्ट पे है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लगभग सभी पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन पहले भी पढ़ चुका है आपने। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज एन एल्गा, एक एल्गी है और स्पायरोगायरा की बॉडी कुछ ऐसी होती है रिबन जैसी, रिबन नहीं कहेंगे, रिबन तो थोड़ा फ्लैट सा होता है, मतलब धागे जैसी, फ्रैगमेंट जैसी, बहुत सारे कई सारे, मतलब उसके सेल इस तरह से अरेंज होते हैं कि हमारे सेल्स क्या होते हैं, मास, अलग अलग मास है, कहीं पर अलग अलग तरह का शेप देकर टिश्यू फॉर्म किया है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को कट करके एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो है एक ही जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का कंडीशन होता है कि ये फ्रैगमेंट, यानी फ्रैगमेंट में पूरी बॉडी बनी होती है, चेन होती है और सेल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस अरेंज होते हैं, इस तरीके से इनके सेल जो होता है वो लगा होता है। ठीक है, अगर हम स्पायरोगायरा की देखें तो एक स्पेशल चीज इसमें देखने को मिलती है, वो है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्पायरोगायरा नाम से ही सुना, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्पेसिफिक फीचर है इसका। तो अगर हम इसकी बॉडी को कुछ इस तरीके से कट कर दें तो आप देख रहे हो कि ये पूरा सेल जा रहा है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अगर ये फ्रैगमेंट में बांट देते हैं तो फिर ये एक सेल जो है वो पूरी तरीके से नया स्पायरोगायरा डेवलप कर सकता है। तो ये इसी तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अपने बॉडी को, क्योंकि इनकी बॉडी ऑलरेडी फ्रैगमेंट्स में बटी हुई है, अपने आप को कई टुकड़ों में बांट देते हैं और हर एक टुकड़ा एक नया स्पायरोगायरा बना देता है। ये चैप्टर ही इजी है और ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बचे हुए टाइप्स हैं, एक्चुअली प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड थैंक यू सो मच।